23 अक्टूबर 2018 की रात लगभग 11:45 के आसपास बेंगलोर की एक कॉल सेंटर कंपनी के अंदर दो लड़के प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो 7th फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी कॉलिंग पर व्यस्त हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, तरुण, धीनराज, तुम कैसे हो? और जैसे ये आवाज़ लगाई जाती है तो एक लड़का उनकी तरफ को देखने लगता है। वो देखता है तो उसके वो पास पहुंचते हैं, वहाँ जाकर उससे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि कैसे हो दोस्त? वो कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा नाम प्रवीण भटोले है। जब ये बात प्रवीण भटोले की आती है तो कहते हैं सॉरी, गलती हो गई। बस हाथ मिलाकर और जैसे ही वहाँ से चलने की तैयारी में थे तो हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि अब हमें पूरी तरह से यकीन हो चला है, तुम प्रवीण हो ही नहीं सकते, तुम तरुण हो। वो कहते हैं कैसे? क्योंकि जब बात आती है कैसे तो कहते हैं कि प्रवीण के हाथ में चोट नहीं बल्कि तरुण की एक उंगली पूरी तरह से टूटी हुई है, इसीलिए तुम असली तरुण हो, प्रवीण नहीं हो सकते। और वैसे भी हमने प्रवीण के बारे में पता कर लिया है। जब ये बात उस व्यक्ति के समझ में आती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये लोग मेरे पास पहुँचे तो पहुँचे कैसे। लगभग 15 साल से उस तरुण की तलाश की जा रही थी और 15 साल बाद जो मिलता है तो तरुण को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार पुलिस ने उसको ढूंढ कैसे लिया। अब बेंगलोर से उसको लेके चलते हैं अहमदाबाद की तरफ। रास्ते में तरुण से एक सवाल पूछता है। वो दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी थे। तभी तरुण पूछता है कि सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, 15 साल तक मैं छुपा हुआ रहा, आखिरकार आपने मुझे तलाश कैसे लिया? जब बात तलाशने की आती है तो तुरंत ही वो हंसने लगते हैं। एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ्स लगा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इनकी वजह से पकड़े गए हो। जब बात प्रधानमंत्री की तरफ देखता है तो समझ ही नहीं पा रहा था और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के पास ही एक लगता है भोपाल। दरअसल वहाँ के रहने वाले एक महिला है, इसका पति और एक इसकी बेटी। तीनों किसी तरकीब से समय निकालते हैं और समय निकालने के बाद उस वक्त यानी कि साल 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी से समय निकालने के बाद मुलाकात करते हैं और दंपति और उनकी बेटी हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी से विनती करते हैं कि हमारी बेटी साल 2003 में मार दी गई थी, उसका कातिल आज तक फरार है, घूम रहा है फ्री, उसमें हमारी मदद कर दीजिए। जिस तरह से माँ बेटी और उसके पिता ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी की हत्यारे को, कातिल को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी लगा कि शायद इसमें कुछ मामला अलग ही है। तब तुरंत ही वो डीजीपी को कॉल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एक मामला है, भोपाल का एक लड़की है सजनी जिसका नाम है, उसकी हत्या हुई थी और आज तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है। मामला क्या है उसके बारे में मुझे पूरा ब्रीफ करके बताओ और जितनी जल्दी हो सके उस कातिल को गिरफ्तार करो, नहीं तो फिर सही नहीं होगा। कुल मिला के जब मुख्यमंत्री ने इस तरह का आदेश दिया तो फिर पुलिस को जाहिर सी बात है काम करना लाजमी था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है दरअसल दिसंबर 2002 से। केरल की एक फैमिली थी, केरल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संजना होता है, संजना नहीं सजनी होता है। सजनी बैंक में मैनेजर होती है और उसके परिवार वाले एक रजामंदगी के बाद एक शादी की तय कर देते हैं। ये परिवार भी केरल का ही रहने वाला था लेकिन रह रहा था अहमदाबाद में। दरअसल जो लड़का है वो पीटीआई है, बास्केटबॉल का कोच है, बच्चों को स्कूल के अंदर बास्केटबॉल सिखाता है। और दोनों परिवारों की सहमति के बाद एक टीचर से एक बैंक कर्मचारी इनकी बैंक मैनेजर की शादी कर दी जाती है। धूमधाम से शादी होती है। उनकी ज़िंदगी का हर एक दिन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब ये बास्केटबॉल टीचर यानी कि जिसका नाम तरुण धीनवाल होता है और उसकी पत्नी का नाम सजनी नायर होता है, अपनी पत्नी सजनी नायर से कहता है कि जब मैं कहीं बाहर जाया करूं, तुम अपने घर के दरवाज़ों को पूरी तरह से लॉक कर लिया करो ताकि कहीं कोई चोर, कोई डकैत के लुटेरा घर के अंदर ना जाए और हमारे यहाँ से कुछ सामान न ले जाए और तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसलिए कई दिन के लिए वो टीचर घर से बाहर चला जाया करता था। जब घर से बाहर चला जाया करता था, इस बीच में उसकी जो पत्नी थी सजनी नायर, वो अपना ख्याल रखती थी और अपना आपको पैक कर लिया करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है, बात कर रहा हूँ 14 फरवरी 2003 की, लगभग शादी के 3 महीने ही हुए थे, ज़िंदगी बड़ी खुशहाल, बहुत अच्छी चल रही थी। और अचानक से ही तरुण जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है और वो तीसरे माले पर रहता था। तभी वहाँ रोना धोना
शुरू कर देता है। उसकी रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद जो अपार्टमेंट में आसपास के लोग भी रह रहे थे वो भी पहुंच जाते हैं और इस लड़की जो कि उसकी पत्नी होती है, पत्नी के मायके वालों के पास भी सूचना पहुंच जाती है। और जैसे ही इसके मायके वाले घर पहुंचते हैं, अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। अब यहाँ से पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद सजनी नायर की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इसी बीच में जो उसका पति होता है तरुण धीनराज, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उधर पोस्टमार्टम होने के बाद भी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए पुलिस ने, परिवार वालों ने मिलकर उसके पति को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया ताकि उसका उपचार शुरू हो जाए। और उधर उपचार चल रहा है, उधर परिवार के लोगों ने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। जब घर की तलाशी ली गई तो घर की तलाशी से पता चलता है कि सामान इधर उधर फैला पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से पुलिस ने और परिवार ने प्रथम दृष्टया यही अंदाज़ा लगाया कि जो भी हुआ है, इस घर के अंदर लूट वगैरह हुई है और विरोध करने पर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि अभी 14 फरवरी 2003 का ये वाक़या था। 15 फरवरी को जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था, 16 फरवरी को पुलिस इसका बयान लेने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल से तरुण गायब हो चुका है। अब तरुण को तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन तरुण कहीं मिला ही नहीं। उसको ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जहां उसको तलाश नहीं किया गया। जब पुलिस को लगा कि शायद इसमें कहीं ना कहीं तरुण का ही रोल है, तो तरुण के माँ बाप, उसके भाई, उसके परिवार के लोगों को भी हिरासत में ले लिया। उनसे भी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन तरुण का फिर भी कोई अता पता नहीं चल पाया। अब पुलिस ने जो उसकी नंबर था, मोबाइल था, उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह खंगाली तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि फ़िलहाल तो उसका नंबर स्विच ऑफ है, लेकिन एक लड़की है जो कि आरजे होती है, यानी कि रेडियो जॉकी होती है, उससे उसकी ज़्यादातर बातें हुआ करती थी। अब पुलिस रेडियो जॉकी के पास जाती है, उससे जाकर पूछती है कि क्या तुम तरुण धीनराज के बारे में कोई जानकारी दे सकती हो। तो वो कहती है कि तरुण धीनराज 16 फरवरी 2003 को उसके पास आया था और आने के बाद उसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है गलत दबाकर, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने, परिवार वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सजनी नायर से कर दी है और मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटाकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जैसे उसकी प्रेमिका यानी कि आरजे ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं एक कातिल से कभी शादी नहीं कर सकती। यदि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी तो अपने परिवार वालों से साफ साफ इनकार कर देते कि मुझे शादी करनी है तो अपनी प्रेमिका से शादी करनी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने कत्ल किया है। पुलिस ने जब इस बात का वेरिफिकेशन किया, इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की तो इसमें बात बिल्कुल सच पाई गई। तरुण वाकई यहाँ आया था और सजनी नायर से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सजनी नायर से मुलाकात होने के बाद सजनी नायर नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका से मुलाकात होने के बाद उसकी प्रेमिका ने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब ऐसी स्थिति में जो तरुण होता है, तरुण को लगता है कि अगर वो घर वापस जाएगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और वो सलाखों के पीछे रहेगा, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद यहाँ से वो सीधा चला जाता है दिल्ली की तरफ। अब पुलिस ने उसे दिल्ली क्या, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसको तलाश नहीं किया। और धीरे धीरे, यानी कि साल 2003 की ये घटना थी, 14 फरवरी की, और इसी तरह से एक एक साल गुजरने लगता है। परिवार वालों को लग रहा था कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उस हिसाब से कभी कातिल पकड़ा ही नहीं जाएगा। साल 2006 में, उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के पास परिवार जाता है और जाकर रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि साहब हमारी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन हमारी बेटी की हत्या होने के बाद भी पुलिस कातिल को अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। जब इसी बात को लेके नरेंद्र मोदी इस बात को सुनते हैं तो पुलिस को बिल्कुल एक निर्देश देते हैं कि मुझे हर हाल में ये मामले की खुलासा चाहिए। और जैसे ही नरेंद्र मोदी इस बात का खुलासा करने की मांग करते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आने लगता है। सजनी हत्याकांड फिर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह ये चर्चाओं में रहने लगता है। और फिर इसी के ऊपर लोग मांग भी करने लगते हैं जितनी जल्दी हो सके हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस हत्यारे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देती है, लेकिन हत्यारा मिलता नहीं है। और पुलिस को ये सूचना मिलती है 1-2 साल के बाद, यानी कि साल 2009 में, कि जो ये तरुण धीनराज है ये नोएडा के एक मॉल के अंदर देखा गया है। नोएडा या दिल्ली के किसी मॉल में देखा गया है। पुलिस जब वहाँ जाती है, वहाँ तलाश करती है तो वो वहाँ भी नहीं मिलता। इसके अलावा पुलिस को ये सूचना मिलती है कि वो हरियाणा के एक शहर में देखा गया है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि वो पुणे के एक शहर में देखा गया है, वो मुंबई में देखा गया है। यानी कि अलग अलग राज्यों से फ़ोन आते थे, अलग अलग राज्यों से कॉल आती थी कि ऐसे व्यक्ति को फला जगह देखा गया है। और पुलिस जब वहाँ पहुँचते थे तो वो मिलता ही नहीं था। साल 2009 में इसके पिता की भी मौत हो जाती है। ये इसके परिवार के लोग
कुछ लोग अहमदाबाद में रह जाते हैं तो कुछ लोग वापस अपने केरल पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये परिवार केरल में रहता था। केरल से ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने लगा था और मंदसौर से फिर सीधा अहमदाबाद में रहने लगा था। पुलिस ने इस तरह से लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया और जो तरुण के रिश्तेदार थे, लगभग 4000 नंबरों को कॉल ट्रेस पे लगाया गया, लेकिन 4000 नंबरों में भी इस तरुण का नंबर कहीं मिलना नहीं था, कहीं बातचीत नहीं हो पा रही थी और पुलिस हार तक के बैठने वाली थी। लेकिन पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी और अपना काम करती रही, देखती रही। खासकर इसकी जो माँ बचती है, क्योंकि 2009 में इसके पिता का देहांत हो जाता है, माँ वापस अपने केरल चली जाती है और एक दिन, यानी कि बात कर रहा हूँ अक्टूबर के दूसरे सप्ताह और साल 2018, यानी कि इस घटनाक्रम के लगभग 15 साल के बाद इसकी माँ के पास एक कंपनी है जिसका नाम है ओरेकल कंपनी, जो कि कॉल सेंटर की कंपनी है। लैंडलाइन से उसके पास फ़ोन पहुंचता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर बातचीत होती हैं। हालांकि पहले से ही बहुत सारे नंबर थे जो सर्विलांस पर लगाए हुए थे, लेकिन न जाने क्यों पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ बात है, यानी कि लैंडलाइन नंबर से वो कॉल की गई थी। और पुलिस ने जब इसके पता किया गया तो इसके बारे में पता चलता है कि प्रवीण भटोले है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर का वो रहने वाला है। अब पुलिस ने जब यहाँ से तलाश करनी शुरू की, पुलिस की टीम जाती है सीधी मध्य प्रदेश के मंदसौर, और मंदसौर जाने के बाद प्रवीण भटोले से जब संपर्क करती है तो पता चलता है कि प्रवीण भटोले नाम का एक व्यक्ति है। लेकिन जब उसके घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारा लड़का क्या काम करता है, तो कहते हैं कि हमारा लड़का तो यहीं जो भी उन्होंने कुछ काम बताया, लेकिन उसका बेंगलोर से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था। जब इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस वाले अब इसी कंपनी, यानी कि ओरेकल कंपनी, बेंगलुरु में पहुंचते हैं और वहां पता करने की कोशिश करते हैं कि एक नाम के दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो पुलिस ने इस प्रवीण भटोले के जब भेष बदलकर इसकी कंपनी में आने जाने लगे और पता करने की कोशिश की, क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी साल 2003 में तो उसकी पत्नी के साथ उसका फोटोग्राफ था और उस व्यक्ति से उसका मैच करने की कोशिश की, तो ये उनकी सूत्रों से पता चला कि एक बार बास्केटबॉल खिलाते हुए उसकी एक उंगली टूट जाती है, और जब उंगली टूट जाती है तो उंगली टेढ़ी हो जाती है। जब उससे कभी हाथ मिलाया करते थे तो वो हाथ से पता चल जाया करता था कि उंगली टूटी हुई है, टेढ़ी है। और इसीलिए उन्होंने 23 अक्टूबर 2018 को जब रात के लगभग 11:15 के आसपास इसी कंपनी में जब जाते हैं 7th फ्लोर पर, तो वहाँ ये तरुण नाम का व्यक्ति होता है जो काम करता हुआ मिलता है। इससे बातचीत करती है पुलिस और उससे हाथ मिलाती है तो उसका हाथ टूटा हुआ निकलता है। और उससे जब पता किया जाता है तो वो फिर कहानी बताता है कि वो आरजे, यानी कि अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। और जब अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है तो उसने कहा कि मैं कातिल से शादी करना नहीं चाहती हूं। इसलिए वो यहाँ से दिल्ली भागकर पहुंच जाता है। दिल्ली में कुछ दिन नौकरी करता है, उसके बाद फिर मंदसौर जाता है, मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश। वहाँ जाने के बाद अपने दोस्त प्रवीण भटोले से मिलता है और वहाँ मुलाकात करने के बाद उसी से ही ये उसी के नंबर, उसके नाम, उसकी पहचान के कुछ कागज़ अपने पास चोरी छुपे से इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद दिल्ली आने के बाद वहाँ पर नकली कागज़ तैयार कराता है, नकली पासपोर्ट बनाता है। और इस बीच में वो 2-3 बार यूएस भी घूम के आ चुका था नकली पासपोर्ट से, यानी कि दूसरे की आईडी, दूसरे के पासपोर्ट से, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई गलती कर जाता है। उसने अपनी माँ को एक नंबर से जो फ़ोन किया था, लैंडलाइन नंबर से, उसी के नंबर को जो ट्रेस किया गया तो उससे वो पता चल जाता है। हालांकि ये बताया जाता है कि वो अपनी माँ से बात ज़रूर किया करता था, लेकिन उसने उस नंबर पर फ़ोन किया था जिस नंबर पर जो सब लोगों को बटा हुआ था। लेकिन माँ से बात करने के लिए उसके पास एक पर्सनल नंबर था। माँ की बात उस नंबर के अलावा और किसी से होती ही नहीं थी। इसी तरह से भागते भागते एक बार जब ये दिल्ली से पुणे जाता है तो साल 2008 में एक कंपनी में जॉब कर रहा था और एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम होता है निशा। निशा से बातचीत करते हुए लड़की कहती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहते हैं। तभी वो कहता है कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो अकेला रहता है। जब ये बात निशा से कही जाती है तो निशा कहती है कि वो भी अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर लें। तब ये निशा से शादी करता है और शादी करने के बाद इसको एक बेटा बेटी यानी कि 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और ये एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे। दुनिया वालों को, यानी कि उस कंपनी में लगभग लगातार 10 साल से ही काम कर रहा था और कंपनी के लोग जानते थे कि ये प्रवीण है, जबकि ये प्रवीण नहीं था, ये तरुण था जो कि ये कत्ल किया हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेजा। तो ये फिर खबर गुजरात में सुर्खियां बन जाती हैं कि एक कातिल 15 साल तक लगातार छुपा हुआ घूमता रहा, लेकिन एक फ़ोन की गलती ने उसको वापस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और ये एक संदेश दिया पुलिस की कार्यप्रणाली का कि पुलिस अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, जो अपराधी है वो चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, वो कभी बच नहीं सकता। इसलिए पुलिस अगर अपने आप
ईमानदारी से काम करे तो। ये भी बताया जाता है कि पुलिस को जब शुरुआती दौर में यानी कि 14 फरवरी 2003 को घर वालों ने थोड़ा शक जाहिर किया था कि हो ना हो इसमें इसके पति का भी रोल हो सकता है, तो इसलिए पुलिस ने उस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था। जो व्यक्ति पुलिस के हाथ में था, पुलिस के रडार पर था, वो भाग जाता है और 15 साल के बाद गिरफ्तार होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज बिलाल हैं, इमामुद्दीन राजस्थान के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।